आज का हमारा नेक्स्ट सेशन एक इंशाल्लाह अबाउट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। जैसे कि हम लोगों ने पहले सेशन में हमने फाइंड आउट किया कि हम लोगों ने डेटा कैसे कलेक्ट करना होता है, डेटा कैसे हम लोग मेजर करते हैं और वेरियस मेथड्स कौन कौन से हैं डेटा कलेक्ट करने के। ठीक है, हमने उसमें डिफरेंट डिज़ाइन पढ़े थे, सर्वे एनालिसिस, सर्वे मेथड पढ़ा था, ऑब्जर्वेशनल मेथड था, कंटेंट एनालिसिस था। यानी यहाँ से तो आपके पास डाटा कलेक्ट हो गए हैं। अब आपके पास डाटा में बहुत सारे नंबर्स कलेक्ट हो गए हैं। अब आपने उन डाटा को, उन नंबर्स को एनालाइज करना है। ठीक है, कुछ डाटा ऐसे होते हैं जो कि आप मैन पावर से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, यू डोंट नीड एनी सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए होते आपको, तो डिफरेंट एप्लीकेशन नहीं चाहिए होती एनालिसिस के लिए। कुछ छोटे मिकदार में आपके पास डाटा हो, 5 to 10 लोगों का। जैसे आप नॉर्मली, हम लोगों ने जो मीन, मीडियन एंड मॉड फाइंड आउट किया था, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज हम लोगों ने जो फाइंड आउट की थी, तो उसमें हमारा डाटा बहुत शॉर्ट था। हमारे पास जो क्लास बाउंड्रीज थी, क्लासेस थी, वो बहुत ब्रीफ थी, जिसकी वजह से हम लोग उसको एनालाइज कर पा रहे थे। लेकिन when it comes to your research and when it comes to your thesis, your data are collected in a huge number। आपका डाटा का जो circumference है वो बहुत ज़्यादा expand हो जाता है, और आपका डाटा की जो कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा, आपका प्रोसेस एक बहुत एक्सप्लेनेटरी प्रोसेस होता है उसमें। यानी कि इन द मीन वाइल आपके पास अ लॉट ऑफ नंबर्स आ जाते हैं, जिसको आपने मेजर करना होता है, जिसको आपने एनालाइज करना होता है। मतलब आपके पास बहुत सारे नंबर्स आ गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्वांटिटीज़ हैं आपके पास, तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक सिस्टम्स चाहिए होते हैं जिससे आप अपने डाटा को एनालाइज करेंगे। ठीक है, कि आपके डाटा में सेंट्रल टेंडेंसीज क्या है, आपके डाटा में कौन सा टेस्ट आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएंगे, आपके वेरिएबल्स की क्या कोरिलेशनल एक्टिविटीज़ है, आपके वेरिएबल्स में क्या ट्रेंड्स हैं, ऑपोजिट पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है टूल्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ये हमारे पास कुछ फेमस टूल्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट कॉमनली यूज्ड टूल्स हैं, जिससे हम अपने डाटा को स्टैटिस्टिकली एनालाइज करते हैं। स्टैटिस्टिकल आपको पता है, इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस ऑफ द डाटा, जिसमें आपके डाटा को आप लोगों ने एनालाइज करना होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास टूल है SPSS। इट स्टैंड फॉर सोशल पैकेज फॉर स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज, या आप अपनी मैथ कॉम रिसर्च में भी यूज़ करते हैं, साइकोलॉजी रिसर्च में भी यूज़ करते हैं। इन शॉर्ट आपके पास जितनी भी सोशल साइंसेज की रिसर्च हो, आप उसमें ये वाला पैकेज यूज़ करते हैं। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर जो कि आप डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, या फिर आप अपनी CD से अपने सिस्टम में उसको इंस्टॉल करते हैं, जो कि एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर है। आपको बताता है कि आपने इसमें अपना डाटा पुट कैसे करना है, आपने अपने इसमें डाटा एनालाइज कैसे करना है, कौन से टेस्ट अप्लाई करनी है, कब कब अप्लाई करनी है। ठीक है, इसमें वेरियस ग्राफ्स भी बन जाते हैं, इसमें वेरियस पाई चार्ट्स भी बन जाते हैं, और आपके जैसे भी आपने डाटा रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, डाटा प्रेजेंट करना चाहते हैं डायग्राम से, हिस्टोग्राम से, वो आप बता देते हैं। ठीक है, आप सिर्फ इसको कमांड देते हैं सिस्टम को, और आपके पास जो शो हो जाता है वो रिजल्ट शो हो जाता है। इन द कमिंग स्लाइड आई विल शो यू सम स्क्रीन शॉट्स की कैसे होता है SPSS, राइट। नेक्स्ट आपके पास है आर फाउंडेशन फॉर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग। ये भी आपके पास एक पैकेज है, एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट बहुत कॉमनली यूज होता है मैटलैब। मैटलैब में भी आप अपने जो डाटा है उसको एनालाइज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत कॉमनली यूज है। इसमें बहुत सारे हमारे पास जो चीज़ें होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। मीन्स यू कैन अप्लाई द फार्मूलाज, आप मीन मीडियन मॉड का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में जो आपके रिजल्ट्स इनिशिएट होते हैं, जो आपके रिजल्ट्स वगैरह बनते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे बनाए के जा सकते हैं आराम से, कि आपने एक चीज़ अगर एक जगह पुट की है तो वो आपकी 100 जगह पे पुट हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास SAS है, जिसे हम SAS भी बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर। ग्राफ पैड, प्रिज्म है और मिनीटैब है। द वे दे आर लिस्टेड डाउन रिप्रेजेंट के उनकी पॉपुलैरिटी कितनी है, उनकी यूजेज कितनी है। टॉप ऑफ द लिस्ट SPSS इसलिए है बिकॉज इट इज अ वेरी हेवी सॉफ्टवेयर विद अ लॉट ऑफ वैरायटीज। इसमें बहुत सारी वैरायटीज हैं, आप अपने एक डाटा को बहुत तरीके से हैंडल कर सकते हैं, राइट। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी नीड टू एनालाइज और डाटा स्टैटिस्टिकली, हमें अपना स्टैटिस्टिकल टूल्स चाहिए क्यों होते हैं, व्हाई डू वी यूज दीज टूल्स। हम लोग पेपर पेन पे क्यों नहीं ये तमाम बातें कर सकते। ठीक है, सबसे पहले रीजन तो मैंने आपको ये बताई कि इट कैन नॉट बी गवर्न्ड बाय अ मैन सोलली। एक इंसान को जो है वो गवर्न नहीं कर सकता, बिकॉज डाटा आपके पास बहुत लार्ज अमाउंट में कलेक्ट होते हैं। यानी 100 लोगों का डाटा है, 200 लोगों का डाटा है। एंड व्हेन इट कम्स टू दी थीसिस ऑफ योर हायर डिग्री, जैसे जब आप MPhil और PhD की डिग्रीज करते हैं, तो आपके पास 350 से 400 लोगों तक का भी डाटा
मौजूद होता है जिसे आपने कलेक्ट करना होता है। दैट कैन बी ह्यूमन डाटा जिसे आपने लोगों से कलेक्ट किया हो, दैट कैन बी कंटेंट एनालिसिस कि आपने इतने सारे कंटेंट जो है वो स्टडी किए हैं, दैट कुड बी योर इंटरव्यूज, योर सर्वे, वट एवर यू फील कंफर्टेबल विद, वो आपकी जो है ना चीज़ें इसमें ऐड हो जाती हैं। तो जब आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐड हो गई, आपके पास बहुत सारा डाटा जमा हो गया, तो इसीलिए आप जो है उस डाटा को, जो मीनिंगलेस जो आपके नंबर्स होते हैं, इट गिव्स मीनिंग टू द मीनिंगलेस नंबर्स। यानी कि आपके जो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस में आपने जो मीनिंगलेस जो आपके नंबर्स हैं 2 4 6 8 7, किसी को भी आपको दिखाएं पेज पे लिख के, यू विल नॉट नो कि ये नंबर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 78 आप लिखें तो आपको नहीं पता कि ये, दूसरे को नहीं पता 78 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ओनली यू नो कि ये किसी के घर का हाउस नंबर है, हाउस नंबर 78, राइट। इसी तरह आप कोई फोन नंबर लिखते हैं, किसी को नहीं पता कि इसका ये 051 या 021 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट बीइंग अ रिसर्चर ओनली यू नो दिस ट्रूथ। तो मीनिंगलेस जो नंबर्स आपने कलेक्ट किए हैं, इसको असल में मीनिंग देना होता है। असल में हमने इन्हीं नंबर्स को मीनिंगफुल बनाना होता है। कैसे मीनिंगफुल बनाते हैं कि ये चीजें, ये बातें रिप्रेजेंट कर रही हैं, वेदर वी अरेंज इट इनटू असेंडिंग ऑर्डर और द डिसेंडिंग ऑर्डर, इससे हम लोगों को एक मीनिंग मिल जाता है। और मीनिंग हम कैसे लेते हैं, एज ए रिसर्चर हम देखते हैं कि हमारी पर्पस ऑफ द स्टडी क्या है, हम लोग किस लिए ये स्टडी कर रहे हैं, हमारी रिसर्च का जो मेन एम है, जो मेन पर्पस है वो क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली हम अपने नंबर्स को लाइफ देते हैं। नेक्स्ट ये है कि दैट इट ब्रीथ्स लाइफ इनटू अ लाइफलेस डाटा। वही बहुत सारे जो एक सेट पड़ा हुआ है, नंबरों का ढेर पड़ा हुआ है, इट इज अ लाइफलेस डाटा, आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते। बट व्हेन यू एनालाइज दीज डाटा, व्हेन यू पुट दीज नंबर्स इनटू अ स्टैटिस्टिकल टूल, अ रिलायबल स्टैटिस्टिकल टूल, इसके अंदर जो है जिंदगी पैदा हो जाती है, आप समझ लें डाटा के अंदर। ठीक है, तो यानी कि आपके डाटा जो है इतना कैपेबल हो जाता है दैट इट कैन रिप्रेजेंट समथिंग, डाटा कैन शो यू समथिंग। अब अगर सिर्फ लिखा हुआ हो कि 70%, ठीक है, एक पाई चार्ट बना हुआ हो और उसमें लिखा हुआ 70% का अलग कलर ड्रॉ हुआ हो और 30% का अलग ड्रॉ हुआ हो, तो इट कैन, ये काफी एक लाइफलेस डाटा है, दैट इट कैन नॉट प्रूव यू एनीथिंग, इट कैन नॉट टेल यू एनीथिंग अनटिल एंड अनलेस आप उसको डिफाइन करें कि 70% रिप्रेजेंट द फीमेल जेंडर ऑफ अ सोसाइटी और दिस यूनिवर्सिटी, एंड 30% represent the male gender of this university or the society or the community। ठीक है, जो भी आप सीखना चाह रहे हैं। तो इट मीन्स कि आपने बेसिकली अपने डाटा को रिप्रेजेंटेशन के लिए और अपने डाटा को एनालाइजेशन के लिए, एनालिसिस के लिए स्टैटिस्टिकल टूल में पुट करते हैं। और फिर क्यों करते हैं, द रिजल्ट एंड इन्फेरेंसेस ड्रॉन आर प्रिसाइज। इन्फेरेंस किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया है, कोई भी प्रिडिक्शन, कोई भी ऐसी चीज जो कि आप रिजल्ट से जो है वो कंस्टिट्यूट करें, आप रिजल्ट से निकालें, ये थ्योरी से पहले वाला प्रोसेस है। यानी कि एक थ्योरी बिल्ड करने से पहले यू ड्रॉ सम इन्फेरेंसेस, और इन्फेरेंसेस से पहले क्या होता है, यू ड्रॉ सम हाइपोथेसिस। हाइपोथेटिकली आप कोई बात करते हैं एंड यू कंस्ट्रक्ट योर हाइपोथेसिस, और फिर उसी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या अप्रूव करने के लिए यू कलेक्ट द डेटा, एंड वंस योर डेटा इज कलेक्टेड, व्हेन योर डेटा आर कलेक्टेड, यू ड्रॉ द इन्फरेंसेस आउट ऑफ दोज डेटा। आप उस डेटा से इन्फरेंसेस यानी कोई प्रिडिक्शन, कोई आगे की परसेप्शन ड्रॉ करते हैं, दिस इज अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स माइंड। जो भी रिसर्चर सोच रहा हो, जो भी रिसर्चर की थिंकिंग हो, अब वो सिर्फ थिंकिंग पे डिपेंड नहीं करता, वो आपके उन नंबर्स को भी डिपेंड करता है जो नंबर्स आपको टेस्ट दिखाएंगे। ठीक है, जो नंबर्स आपके रिजल्ट आएंगे। अब रिजल्ट और जो इंफरेंसेस ड्रॉन होते हैं वो बड़े प्रीसाइज होते हैं। प्रीसाइज मीन्स वेरी शॉर्ट एंड वेरी क्लियर। ठीक है, यानी 0.51 अगर आपके पास वैल्यू आ गई है तो यू सी कि 0.51 के साथ कोई मेरे पास उसमें साइन पुट हुआ है या नहीं, वेदर इट इज पॉजिटिव 0.51 या वेदर इट इज माइनस 0.51। माइनस क्या चीज इंडिकेट कर रहा है, पॉजिटिव क्या इंडिकेट कर रहा है, और 0.5 इटसेल्फ क्या इंडिकेट कर रहा है, वेदर इट इज क्लोज टू -1 और वेदर इट इज क्लोज टू +1। इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और इट इज अ वीक रिलेशनशिप। ये आपको इतनी सारी बातें कैसे पता चल गई सिर्फ एक नंबर से, 0.5 से। So it means that the result you draw, the results which were drawn by you were very precise, बहुत शॉर्ट थे लेकिन बड़े ही क्लियर थे। ठीक है, यानी आपने एक ही नंबर में, एक ही छोटी सी बात में आपने पूरा अपने जो रिसर्च का रिजल्ट होता है, जो रिसर्च के इतने बड़ा जो प्रोसेस होता है, वो एक जो है ना, आप समझ लें एक दरिया को आप एक फूजे में बंद कर लेते हैं। एक ही नंबर जो है ना, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द रिसर्च यू डिड, राइट। द नेक्स्ट इज स्टेटिस्टिकल टेस्ट आर यूज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप स्टेटिस्टिकल टूल्स जो है वो यूज क्यों करते हैं, बिकॉज स्टेटिस्टिकल टूल्स में
वैरायटी ऑफ स्टेटिस्टिकल टेस्ट हैं, ठीक है, जो भी हमारे फिलोसफर्स ने, बड़े बड़े मैथमेटिशियंस ने, स्टैटिस्टिशियंस ने बनाए हुए हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ टेस्ट हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट वैरायटी ऑफ डेटा कलेक्टेड by the researcher. Sometimes your data is qualitative, sometimes your data is quantitative, sometimes they are measured in ordinal numbers, sometimes in nominal cases, कुछ रेशो होता है, कुछ इंटरवल होता है, यानी बहुत सारी वैरायटी होती है आपके पास कि आपने अपना डेटा किस तरह कलेक्ट किया है और आपके डाटा की नेचर क्या है। अब हर डाटा का जो टेस्ट होता है वो डिफरेंट यूज किया जाता है। यानी फॉर एग्जांपल आपने वेदर और क्लोथिंग में, यानी वेदर ऑफ द कराची एंड द क्लोथिंग ऑफ द पीपल लिविंग इन द कराची, ये दो वेरिएबल्स हैं, इन दोनों का डाटा डिफरेंट होगा, इन दोनों का रिलेशनशिप आप फाइंड आउट कर सकेंगे एक अलग टेस्ट में, ठीक है। आप इन दोनों का कंपटीशन नहीं देखेंगे, ठीक है। अगर आपने रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है उसके लिए स्टेटिस्टिकल टेस्ट डिफरेंट है। आपने उसकी रिग्रेशन फाइंड आउट करनी है, रिग्रेशन मींस कि कोई चीज जो है डाउन जा रही है, नेगेटिव जा रही है, कोरिलेशन फाइंड आउट करना है कि हाउ आर दीज रिलेटेड टू वन अनदर, कि एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रही है। तो बेपनाह वैरायटी होती हैं टेस्ट की स्टेटिस्टिकल टूल्स में, जो कि आपको पता होना चाहिए कि आपके डाटा क्या डिमांड कर रहा है, कौन सा टेस्ट सूटेबल है फॉर योर स्टडी। तो इन्हीं टेस्ट को अप्लाई करने के लिए हम स्टैटिस्टिकल टूल यूज करते हैं, क्योंकि ये टूल ऐसे हैं जो कि मशीनरी बेस्ड होते हैं, जो कि हाई आप कह लें हाई इंटेलिजेंस चाहिए होती है, जिसके पीछे बहुत एक वास्ट मेथड होता है, जो कि हमारी मशीन से या हमारी सॉफ्टवेयर से बिल्कुल विद इन क्लिक ऑफ अ माउस कंप्लीट हो जाता है एक टेस्ट। जबकि हम उसे अगर पेन पेपर पे करने लगे तो वो एक बहुत एक लाइफ टाइम लॉन्ग प्रोसेस भी हो सकता है और बहुत लंबा प्रोसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल 100 पीपल हैं आपके रिसर्च में, 100 रिस्पॉन्डेंट्स हैं, आपने का स्कोर फाइंड आउट करना है, का स्कोर भी हमारे नेक्स्ट इंशाल्लाह टॉपिक में आएगा, वी विल डिस्कस। तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करें, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने उसका सिर्फ समझ लें कि स्टैंडर्ड डेविएशन ही फाइंड आउट करना है या मीन फाइंड आउट करना है, और 350 रिस्पॉन्डेंट्स जो है आपके पास 350 रिस्पॉन्डेंट्स की एज का आपको मीन फाइंड आउट करना है, तो 350 नंबर्स को ऐड करने में कितना टाइम लगेगा ये आप खुद अंदाजा कर लें, और फिर आपके पास वैल्यू कैसे आ जाएगी, फिर आप उसको कैसे एनालाइज करेंगे। तो फॉर द टाइम सेविंग जो है आप ये टूल्स यूज करते हैं, इसमें आपका जो टाइम कंजम्पशन होती है वो बहुत कम होती है, और जो एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट होती है ये बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आप मशीन बेस्ड काम कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड काम कर रहे होते हैं, and you are actually interacting with the intelligence of the computer, so you just click a mouse और आपके पास टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है। इसी तरह आप अपने डाटा को वेरियस टेस्ट से अप्लाई कर सकते हैं, वेरियस टेस्ट से देख सकते हैं कि अगर मैं इसमें कोरिलेशन वाला पियर्सन कोरिलेशन टेस्ट अप्लाई करूं तो मेरे पास क्या वैल्यू है, अगर मैं इसमें स्पीयरमैन राउ इंक्लूड करूं तो मेरे पास कौन सी वैल्यू है। ये स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट और ये स्पीयरमैन राउ पियर्सन स्पीयरमैन, ये सारे आपके स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं। यानी यू सी कि आप अपने डाटा को मल्टीपल टेस्ट से गुजार सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी स्टडी में और अच्छी बेहतरी आएगी, और आपकी जो स्टडी है, आपकी जो रिसर्च है, दैट कैन बी एनालाइज्ड इन गुड वे। ओके, so these are the main things why do we use statistical tools। इसके अलावा भी you can find it on internet, whatever reasons you can find, you can add it in your answer, you can add it in your notes। ये मेरे पास जो है SPSS का होम पेज है, ठीक है। व्हेन यू ओपन द SPSS इट लुक्स लाइक दिस, ठीक है। इट हैज अ फाइल मेन्यू, एडिट, व्यू, डाटा, ट्रांसफॉर्म, एनालाइज, ग्राफ, यूटिलिटीज, एक्सटेंशंस, विंडो, एक्सेट्रा, ठीक है। आप एक पे भी क्लिक करेंगे तो आपके पास ड्रॉप डाउन बहुत ज्यादा जो है मेन्यू खुल जाएगा, जिसमें बहुत सारी वैरायटीज हैं, ठीक है। बट फॉर द लेमन अप्रोच ये बात समझ लें, इसमें टू व्यूज होते हैं, एक होता है डेटा व्यू और एक होता है वेरिएबल व्यू, ठीक है। आपने वेरिएबल व्यू में जब क्लिक, ये अभी मेरे पास डाटा व्यू ओपन हुआ, ठीक है। अभी आपके जब वेरिएबल व्यू आप ओपन करेंगे तो उसमें वेरिएबल्स आ जाएंगे कि मेरे पास कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, ठीक है, 1 0 1 0 इस तरह मेरे पास आ जाएंगे। और ये मेरे पास डाटा है कि मीट ईटर कौन है, वेजिटेरियन कौन है, मीट ईटर वेजिटेरियन ये मैंने लिखा हुआ है, यानी वन माय रिस्पोंडेंट वन इज मीट ईटर एंड ही हैज नो रिलीजन। माई दीज आर माई टू वेरिएबल्स, ईटिंग एंड रिलीजन, और उस दोनों को मैं देख रही हूँ। वन का रिस्पॉन्डेंट का मैंने डाटा पुट कर दिया वन के कॉलम में, ईटिंग के कॉलम में, कि ही इज अ मीट ईटर एंड ही हैज नो रिलीजन, राइट। अब सिक्स का आप देखें, सिक्स इज ऑल्सो ए मीट ईटर बट इज क्रिश्चियन, राइट। तो मैंने ये जो है फाइंड आउट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू माई स्टडी, जो मेरी स्टडी थी उसमें दो चीजें थी, ईटिंग एंड रिलीजन। तो ईटिंग को मैंने रिलीजन, ईटिंग को ईटिंग के कॉलम में एंटर किया है, रिलीजन को रिलीजन के कॉलम में एंटर किया है। आप इसके अलावा
अपने डाटा को कोड भी कर सकते हैं। यू से मीट ईटर 1 है, ठीक है, वेजिटेरियन 2 है, तो आप 1 इधर लिखेंगे, 2 इधर, 1 2 1 2 इस तरह। और रिलीजन में आप लिख दें नो रिलीजन इज 0 एंड क्रिश्चियन इज 1, ठीक है, नो रिलीजन 0 1 0 1 इस तरह आप अपने लिखते रहेंगे, ठीक है। दिस इज योर डाटा व्यू एंड व्हेन यू वांट टू व्यू योर वेरिएबल्स यू जस्ट क्लिक ऑन द वेरिएबल व्यू और फिर आपके पास ये तमाम जो चीजें वेरिएबल्स हैं वो डिस्प्ले हो जाती हैं, ठीक है। ये आपकी शीट होती है, बेसिकली ये मेन शीट है आपकी जिसपे आप अपना काम करते हैं और इसी पे आप तमाम अपनी चीजें पुट करते हैं, डाटा पुट करते हैं। ये वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, ये इसलिए बेटा बहुत गौर से आपने बात समझनी है क्योंकि इन योर कमिंग सेमेस्टर यू विल हैव टू मेक योर रिसर्च रिपोर्ट, यू विल हैव टू मेक योर थीसिस इन योर फ्यूचर स्टडीज। तो आपको एसपीएसएस सिस्टम यूज करना बहुत जरूरी है कि आना चाहिए, ठीक है, ताकि एसपीएसएस सिस्टम से ही आप अपने डाटा को एनालाइज करें और अपने डाटा को, अपने रिसर्च को कंप्लीट करें, राइट। तो ये एक होम पेज है जो इसका, फिर आप अपने डाटा को जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट डॉक फाइल में आप सेव करते हैं इसी तरह फाइल ओपन करके आप उसको सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट मेरे पास ये देखें वो 2 variables थे and now I am going to tell you that how can you add multiple variables in your SPSS sheet। ये आपके पास नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स हैं, ये उनका आईडी है जो कि मैंने दोबारा बना दिया है 1 2 3 4 5 6, राइट। दीज आर अकॉर्डिंग टू द नंबर्स आई कलेक्टेड। जेंडर मैंने उनकी रख दी है मेल है एंड फीमेल है। बर्थ डेट है उनका, ये वाला तमाम बर्थ डेट जो है उनकी आ गई है अकॉर्डिंग टू देयर डेट, अकॉर्डिंग टू द मंथ एंड अकॉर्डिंग टू द ईयर। एजुकेशन 15 16, these are the number of classes they have studied, right। then job categories, तो job categories is manager, क्लरिकल एंड ऑल दैट। सैलरीज इनकी है, सेल बिगिन है और जॉब टाइमिंग्स है, ठीक है। सैलरी बिगिनिंग में कितनी थी और उनकी अब सैलरी कितनी है, जॉब टाइम कितनी है। और ये वाला जो टैब आपको नजर आ रहा है दैट कैन मूव राइट एंड लेफ्ट और यू कैन ऐड एज मेनी वेरिएबल्स एज यू वांट, ठीक है, एज मेनी वेरिएबल्स एज योर स्टडी नीड्स। जितने भी वेरिएबल्स हैं आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जब वेरिएबल व्यू में आप जाते हैं तो आप वेरिएबल व्यू में वो चीज एंटर कर देते हैं। जेंडर जब आप लिखेंगे तो जेंडर विल ऑटोमेटिकली कम हियर, बर्थ डेट लिखेंगे इट विल कम टू द नेक्स्ट कॉलम। और अगर आपने वेरिएबल को इनकोड करना है यू कैन जस्ट गो बाय क्लिकिंग, सिंपली गो बाय क्लिकिंग ऑन द वेरिएबल व्यू एंड जस्ट राइट जेंडर और जेंडर के आगे आप 2 वैल्यूज असाइन कर दें 0 and 1। देन यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दैट आई एम पुटिंग 0 फॉर द मेल एंड 1 फॉर द फीमेल, ठीक है। फिर आपके पास वेरिएबल व्यू में 1010 बहुत सारे लिखे आ जाएंगे विच आई विल शो यू इन द कमिंग स्लाइड इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये और राइट साइड पे जो आपका ये कर्सर है ना, जो मेरा माउस जो पॉइंट आउट कर रहा है दैट कैन मूव अप एंड डाउन, राइट, अप एंड डाउन टू इंश्योर यू, टू टेल यू हाउ मेनी नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स डू यू हैव, ठीक है। जितने भी आप इसमें एसपीएसएस में देयर इज नो लिमिट, यानी कि आप जितने भी रिस्पोंडेंट्स ऐड करना चाहें इट विल कोऑपरेट विद यू। आपको कभी भी एरर नहीं देगा कि नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स फुल हो गए हैं, अब मेरे साथ नहीं चल सकते हम लोग, तो ये बात नहीं है, बल्कि आप इसमें बहुत सारे रिस्पोंडेंट्स ऐड कर सकते हैं और इसकी एक्यूरेसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द अप एंड डाउन कर्सर इज ओनली टू व्यू दीज रोज, और कॉलम्स आपने कैसे, कॉलम्स जो है वो आपने राइट एंड लेफ्ट से देखने होते हैं। ये भी आपका एसपीएसएस की मेन शीट पे काम हो रहा है। अच्छा, हर शीट पे काम होता है, हर शीट आप इसको संभाल सकते हैं, जैसे एक्सेल की फाइल सेव करते हैं, जिस तरह डॉक की फाइल सेव करते हैं उसी तरह आप अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक चीज में आपके पास वेरिएबल है तो आप उसको अलग वेरिएबल लिख के सेव कर सकते हैं सो दैट आपकी चीजें जो है वो मिक्सअप ना हो। अच्छा, रिजल्ट इन एसपीएसएस कैसे आता है, देखें यहाँ तक तो आपने सिर्फ जो पुटिंग का काम था ना वो आपने कर दिया, अभी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस तक आप नहीं पहुंचे। अभी आप सिर्फ जो आपके पास पेपर में जो क्वेश्चन आए में डेटा था, जो आपके पास आपकी नजरों के सामने जो डेटा था, वो सिंपली आपने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है, एसपीएसएस को ट्रांसफॉर्म कर दिया है आपने, उसको ट्रांसफॉर्म नहीं ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। सिर्फ जो नंबर आपके हाथ में थे अब वो आपकी स्क्रीन में, ठीक है। अभी तक आपने ये प्रोसेस कंप्लीट किया, दिस इज द स्टेप विच यू हैव डन। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि आप जब कोई उसमें टेस्ट अप्लाई करेंगे, यहाँ आप उसको कुछ कमांड देंगे। कमांड कहाँ से देंगे, यहाँ पे जितनी भी ऊपर कमांड गिवन है, एनालाइज की, ग्राफ्स चाहिए आपको, ग्राफ्स बन जाएंगे। कौन से ग्राफ्स चाहिए उसकी भी बेपनाह वैरायटी आपके पास खुल जाएगी कि आपको चाहिए पाई चार्ट्स चाहिए, हिस्टोग्राम्स चाहिए, आपको पॉलीगॉन्स चाहिए, पॉलीगॉन्स भी कौन से, यूनी बाय मल्टी पॉलीगॉन्स कौन से चाहिए, ठीक है। फिर आपके पास जो है जब आपने उसको कोई कमांड दे दी, यानी कि ये कमांड मैंने दी थी कि आई वांट mean and I want standard deviation by noticing कि what is my minimum value in the data and what is the maximum value in my data। जब मैंने उसको क्लिक कर दिया
तो मेरे पास ये डिस्क्रिप्टिव्स आ गई। डिस्क्रिप्टिव्स आपके पास डाटा से आती हैं कि डाटा से आपने क्या लेना है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस आपके पास आ गई। अब डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का ये तो हमारे पास पाथ है, ठीक है, ये तो हमारे पास पाथ है, दैट इज नो यूज, हमें जरूरी नहीं है लिखना। असल में बात ये है कि हमारे पास जो हाइट थी, एन क्या था कि 408 पीपल थे, 408 हमारे पास नंबर ऑफ पीपल थे जिनकी हमने हाइट मेजर की है। मिनिमम हाइट वाज 55 एंड मैक्सिमम हाइट वाज 84.41। सी हाउ प्रिसाइज इज दिस, हाउ क्लियर इज दिस, 0.41। अगर ये आपके हाथ में ये चीज होती तो ये आपके 0.41 मिस भी हो सकती थी। आप 1 इंच कैसे मेजर करते हैं, या आप 40 भी लिख सकते थे कि सो दिस इज हाउ वी डू इन SPSS एंड दिस इज हाउ वी यूज, हाउ व्हाई वी यूज स्टैटिस्टिकल पैकेजेस, राइट। अच्छा, ये तो मुझे मिनिमम मेरी वैल्यू पता चल गई है, मुझे मैक्सिमम वैल्यू पता चल गई, एंड दिस इज द मीन। अब मेरे पास मीन कितना एक्यूरेट आया है, 68.0318। obviously I am only taking the first two digits after the point and omitting and ignoring the last two digits. Lekin still the main thing is that the mean is very precise and the standard deviation is also precise. Okay, I am also taking these first two digits after the point. तो ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपने 408 लोगों का लिया है। आप खुद से देखें कि मीन एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। आपने देखा होगा कि मीन हमने कैसे फाइंड आउट किया था ग्रुप डेटा के लिए और अनग्रुप डेटा के लिए, और 408 लोगों का मीन फाइंड आउट करना एक बहुत लंबा काम है। इसीलिए हमने 408 लोगों के लिए जब डिस्क्रिप्टिव बता दी SPSS को कि वी वांट डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ऑफ आवर डेटा एंड व्हाट डू वी एग्जैक्टली वांट। आपके पास एक मेन्यू आ जाएगा, आपको डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या चाहिए, आप उसमें क्लिक करते रहेंगे, टिक करते रहेंगे, जैसे आप ऑप्शन टिक करते हैं ना कि आई वांट दिस दिस दिस, तो यू वांट मीन, यू वांट मीडियन, यू वांट मोड, यू वांट रेंज, यू वांट स्टैंडर्ड डेविएशन, यू वांट वेरिएंस। तो ये तमाम चीजें आप उसमें डाल देंगे तो ये आपके पास अलग अलग कॉलम में। अच्छा, जब ये आपके पास आ गया अलग कॉलम में, अब आपने इसका क्या करना है। अब ये जो आपके पास आ गया ना टेबल, अब आपने इसको उठाना है, कॉपी करना है और अपनी रिसर्च, अपनी जो आपकी जो रिपोर्ट है विच यू आर मेकिंग, जो आप राइट कर रहे हैं उसमें आपने इसको पेस्ट कर देना, बिकॉज दैट इज अ करेक्ट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव आपने दिखानी होती है, डिस्क्रिप्टिव आपने अपनी पार्ट ऑफ द रिपोर्ट होती है आपकी, आपने उसमें मेंशन करनी होती है, राइट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपने देखा है कि हमारा बहुत एक बड़ा प्रोसेस था, बड़े हमने कॉलम्स बनाए होते हैं अनग्रुप डेटा के लिए और ग्रुप डेटा के लिए। और जब हमारे पास इतने ज़्यादा डेटा हो, इतने ज़्यादा नंबर ऑफ वैल्यूज हो, सैंपल हमारे पास बहुत इनलार्ज हो, तो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव जो है फॉरन विद इन क्लिक ऑफ अ माउस हमारे पास सामने आ जाती हैं और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आती हैं, राइट। यस, दिस इज SPSS क्रोनबा अल्फा। ये क्रोनबा अल्फा आपको स्पेशली मेंशन करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आपको आगे यूज होगा और ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो ये स्टेप मिस कर देते हैं। ये देखें पीछे जो खुला है ना, ये वेरिएबल व्यू है। ये मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड सो ऑन, ठीक है। आपको स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 8 तक नजर आ रहा होगा और उसके नीचे जो है मैंने अपने आंसर्स लिखे हुए हैं 3, 6। अब आई ओनली एज अ रिसर्चर आई नो कि 3 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है माय क्वेश्चन वाज डिड डू यू एग्री, और उसमें मैंने 3 इंडिकेशंस दी हुई हो, टू स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, जो 5 पॉइंट डिफरेंट स्केल होता है, ठीक है। तो उसमें वो चीजें 3 को इंडिकेट कोई आंसर कर रहा है, 6 को भी मेरा कोई आंसर इंडिकेट कर रहा है। ये मैंने इनकोडेड, मेरी इनकोडेड थी, राइट। लेकिन क्वेश्चन आयर बनाने से पहले एक स्टेप बेटा हमेशा याद रखें कि आपने अपने क्वेश्चन आयर के क्वेश्चन को एनालाइज करना है, आपने अपने क्वेश्चन की रिलायबिलिटी चेक करनी है। ये SPSS की बहुत बड़ी नेमत है हमारे पास कि हम अपने क्वेश्चन आयर को बिफोर डिसमिनेटिंग इनटू द सैंपल, बाहर भेजने से पहले, लोगों को हाथ में देने से पहले, हम अपने क्वेश्चन आयर को खुद चेक कर सकते हैं कि वो कितना रिलायबल है और उससे निकलने वाला डेटा, इससे जो ओरिजिनेट होने वाला डेटा है वो कितना एक्यूरेट होगा फॉर माई रिसर्च, ठीक है। यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ योर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर वेरिएबल्स मैटर अ लॉट, राइट। इट डज मैटर बिकॉज आपने अपना क्वेश्चंस के अगर वेरिएबल्स पुट गलत किए हुए हैं, उसकी वर्डिंग्स गलत हैं, उनकी प्लेसमेंट गलत है, तो ऑब्वियसली आपके जो क्वेश्चन आयर का जो ओरिजिनेट होगा, क्वेश्चन आयर से जो आपका डेटा निकलेगा वो इतना पावरफुल नहीं होगा कि आपकी एनालाइज, आप उस एनालिसिस बड़ा स्ट्रांगली करें। तो हमेशा क्वेश्चन आयर तक जब पहुंच गया एक रिसर्चर, आप भी जब इंशाल्लाह आगे रिपोर्ट बनाएंगे, आप क्वेश्चन आयर तक पहुंच गए, आपने अपना क्वेश्चन आयर कंस्ट्रक्ट कर लिया कि मेरे ये फॉर एग्जांपल 10 क्वेश्चंस हैं और उन 10 क्वेश्चंस को आपने एक प्रिंट आउट कर लिया, एक पेपर है आपके पास, एक क्वेश्चन आयर जैसे कि आप फिल करते हैं,
उस क्वेश्चन को बिफोर गिविंग इट टू द सैंपल यू जस्ट गो टू द SPSS, एनालाइज, ठीक है। आपने क्योंकि अपने क्वेश्चंस के वेरिएबल सिर्फ पुट करने होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का मेरा वेरिएबल है एम्पावरमेंट, क्वेश्चन नंबर 2 के मेरे पास वेरिएबल है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन टीवी ड्रामास फॉर एग्जांपल, राइट। आप एनालाइज पे गए, स्केल पे आए डायरेक्ट, ठीक है। स्केल से आप आ गए रिलायबिलिटी एनालिसिस, रिलायबिलिटी एनालिसिस आपने करना है अपने क्वेश्चन का, ठीक है। और रिलायबिलिटी एनालिसिस के लिए हम एक टेस्ट रन करते हैं जिसे बोलते हैं क्रॉनबा अल्फा, जो कि बहुत ही बड़ी एक, आप समझ लें दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर यू। अच्छा, अब इस क्रॉनबा अल्फा में जाने से पहले यू जस्ट गो टू द एनालाइज मेन्यू अगेन एंड चेक के डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमने कहाँ से निकाली थी। अच्छा, मीन्स भी हम कंपेयर कर सकते हैं। देन वी हैव लॉट ऑफ स्टैटिस्टिकल थिंग्स टू डू, कोरिलेट, रिग्रेशन, लॉग, लीनियर इक्वेशंस, क्लासिफाई, scales, non-parametric test, non-parametric test कौन से होते हैं which can be applied to the sample, इसके oppositely parametric test कौन से होते हैं which are applied to the population, so you decide yourself कि आपने कौन से test apply करने होते हैं। but at the moment we are discussing Cronbar alpha, Cronbar alpha के लिए भी हम analyze पे जाते हैं क्योंकि actually हमने करना तो अपना analysis ही है ना अपने question का। तो हम लोग एनालाइज पे आए, हम लोग स्केल पे आए, स्केल से हम लोग रिलायबिलिटी एनालिसिस पे गए, ठीक है। जब हम रिलायबिलिटी एनालिसिस पे चले गए तो हमारे पास ये वाली चीज आ जाएगी, ठीक है। वो स्लाइड बाद में आएगी, मैं आपको बताऊंगी। रिलायबिलिटी एनालिसिस जब हम चले गए तो हमने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1 ये है, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चंस जो है मैंने बैक ऑफ द शीट लिखे हुए हैं, SPSS में कहीं लिखे हुए हैं। अब मुझे रिलायबिलिटी एनालिसिस कौन कौन से आइटम्स का करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस का करना है, ये मैं ऊपर और नीचे जो है ये टैब करूंगी तो आई कैन गो टू माय क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल देयर आर 20 क्वेश्चंस and I want reliability analysis of first 10 questions because I want to see कि मेरे जो first 10 questions हैं how much are they reliable for my research। तो मैंने एक को यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट पे जाती रहूंगी तो वो आइटम यहाँ पर आता रहेगा। सी दिस इज अ ब्लैंक बॉक्स, व्हाई इज दिस ब्लैंक, बिकॉज आई हैव नॉट put any question here yet, but when I am going to click this button the questions will come automatically over here। आपने ये क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन नंबर 1 का चाहिए, 2 का चाहिए, फिर उसके बाद 6 का चाहिए, 8 का चाहिए, आपने इस एरो को पुट कर देना है, आपके वो ड्रैग होकर इधर आ जाएंगे। फिर आपने मॉडल सेलेक्ट करना है, यानी कौन सा मॉडल आपको चाहिए, ये ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ है अल्फा, ठीक है। फिर आपने ओके कर देना है। जैसे ही आपने ओके किया आपके पास एक चीज खुल जाएगी ये वाली, ठीक है। ऐसा सा आपके पास वेरिएबल आ जाएगा रिलायबिलिटी एनालिसिस। हमेशा याद रखें आपके पास व्हाइट स्क्रीन में ही डाटा का जो है वो रिजल्ट आता है, जैसे कि हमारे पास व्हाइट स्क्रीन में पहले आया था, मैंने आपको जो बताया था डिस्क्रिप्टिव का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकला था, ठीक है। तो उसी तरह रिलायबिलिटी आपके पास निकली। स्केल मैंने क्या लिया था, ऑल वेरिएबल्स, क्योंकि मैंने ऑल क्वेश्चंस की अपनी जो है वो की है। नीचे मेरे पास समरी गिवन है के नंबर मेरे पास थे 60 नंबर थे, यानी फ्रीक्वेंसी और 60, यानी टोटल सैंपल थे मेरे पास 60, और किसकी परसेंटेज, यानी कोई भी मिस नहीं किया इस सिस्टम ने, 100% एनालिसिस किया है, वैलिडिटी 100% ही है इसने ली है, एक्सक्लूडेड को 0, कोई भी इसने एक्सक्लूड नहीं किया। टोटल 60, ये मुझे सिर्फ ये बता रहा है कि केस इसने कैसे प्रोसेस की। दिस इज नॉट द रिलायबिलिटी एनालिसिस। द मेन थिंग इज दिस टाइनी लिटिल टेबल, ये है बहुत छोटा सा लेकिन ये काम इसने बड़े किए हैं, क्योंकि ये क्रॉनबा अल्फा ही हमें बताएगा कि मैंने नंबर ऑफ आइटम्स कितने लिए थे, 4 क्वेश्चंस मुझे चाहिए थे। ऑलवेज रिमेंबर कि डोंट कंफ्यूज n विद द नंबर ऑफ योर आइटम्स। n वाज 60, देयर वर टोटल 60 सैंपल्स, और 60 सैंपल्स, ठीक है, जिसे आप फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। बट आई ओनली वांटेड टू नो द 4 क्वेश्चंस की रिलायबिलिटी ऑफ 4 क्वेश्चंस, राइट। तो मैंने जब 4 क्वेश्चंस की रिलायबिलिटी चेक की तो मेरे पास वैल्यू आई 0.839। अब हमेशा याद रखें, ये एक टेबल आपको हमेशा हेल्प करेगा कि आपके पास अगर 0.8 से ज्यादा वैल्यू आए या 0.8 वैल्यू आए तो दैट इज अ वेरी गुड कंसिस्टेंसी फॉर योर क्वेश्चन आयर टू बी डिसेमिनेटेड इनटू द सैंपल टू ओरिजिनेट अ वेरी गुड डेटा, राइट। ये सारा लिखा हुआ है। अल्फा अगर आपके पास 0.5 से नीचे आए तो इट इज अनएक्सेप्टेबल, यानी कि आपका क्वेश्चन आए जाना ही नहीं चाहिए, इस काबिल ही नहीं है कि वो पॉपुलेशन में जाए। यू नीड टू चेंज द क्वेश्चन, यू नीड टू रीअरेंज द वेरिएबल्स इन योर क्वेश्चन। बहुत चीजें हैं कि उसमें आपने कंसिडर करनी होगी। अच्छा, अगर वो 0.5 जितना हो लेकिन 0.6 की ये वाली वैल्यू हो, ठीक है, ये लेस देन ग्रेटर देन की तमाम ये लिखी में चार्ट विच कैन हेल्प यू कि आपकी वैल्यू कैसी है, कैसी आई है। क्रॉनबा अल्फा की वैल्यू तो आ गई है, बट
what story does it tell you? It is a poor based, it is a poor constructed, or it is a well constructed. यहाँ पे क्वेश्चनेबल है, यानी कि आपके क्वेश्चन जो है वो सवालात किए जा सकते हैं, आप खुद से सवालात करें कि वाई माई दिस क्वेश्चन इज नॉट रिलायबिलिटी प्रूवन गुड, क्योंकि आप उस क्वेश्चन को चेंज करें। 0.7 से लेकर 0.8 तक इट इज समहाउ एक्सेप्टेबल। 0.9 से लेकर 0.8 से लेकर 0.9 तक इट इज वेरी गुड, और यूजुअली हमारे पास 0.8 आ जाती होती है अगर आपने क्वेश्चन आए अच्छा कंस्ट्रक्ट किया हुआ, राइट। और अगर 0.9 से भी ज्यादा आ जाए, ठीक है, इक्वल और ग्रेटर देन, तो आपके पास जो है एक्सीलेंट होता है ये, ठीक है, यानी आपने अपना क्वेश्चन आया बहुत ही आउटस्टैंडिंगली डिजाइन किया है। every variable and each value of the variable is बहुत अच्छी तरीके से इंटैक्ट हुई है इन ये क्वेश्चन, यानी कि वो क्वेश्चन इतना टेक्निकली बेस्ड है दैट इट कैन originate a good data, it can originate that kind of data that can be analyzed in a good way। तो ये वाला टेबल आपको हेल्प करता है जब आपके पास क्रॉम्ब अल्फा की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। ये आई थी ना आपके पास वैल्यू इस तरह की, राइट। अच्छा, ये स्लाइड हमसे मिस हो गई थी, ये हम लोगों ने एनालाइज किया है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, विच आई वाज टेलिंग यू कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या करते हैं। अच्छा, इसके ऊपर ही आप देखें स्केल है हमारे पास, ठीक है, स्केल में हम जाएंगे तो हमारे पास रिलायबिलिटी एनालिसिस आ जाएगा। ये उसके नीचे वाली बात है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ये देखें ये स्केल है, स्केल में हमारे पास रिलायबिलिटी एनालिसिस हो जाएगा। ये हमेशा याद रखें बेटा, मैं आपको ये वाली वो चीजें समझा रही हूँ, वो चीजें बता रही हूँ कैन बी यूज इन योर फ्यूचर, और यही बातें हैं जो आपने फ्यूचर में यूज करनी होगी। We are not looking into ROC curve, we are not looking into simulation yet, हम अभी तक नहीं देखेंगे इनको multiple response because these are not included in our research, और it is not useful at this moment, ठीक है, forecasting वगैरह। हम लोग वो चीजें देख रहे हैं which are useful for our research and which are useful for your future studies। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पे आ गए, स्केल के नीचे हमारे पास नॉन पैरामेट्रिक थी। नॉन पैरामेट्रिक के भी आगे हमारे पास जो है बहुत सारे चीजें आ जाती है। वन सैंपल है, इंडिपेंडेंट सैंपल है, रिलेटेड सैंपल है, और लीगसी लॉग डायलॉग्स हैं, ठीक है। तो उसमें आपके पास वैल्यूज आ जाती हैं कि आपको कौन सा वाला सैंपल है और कौन सा वाला आपको टेस्ट करना है। बाइनॉमिनल है, रन है, काई स्क्वायर इसमें पढ़ा हुआ है, यानी काई स्क्वायर जब हम पढ़ेंगे भी तो वी विल गेट टू नो कि व्हाई डू वी यूज काई स्क्वायर, व्हाट टेस्ट डज इट, व्हाट काइंड ऑफ डेटा डज इट यूज, कौन से डेटा पे हम काई स्क्वायर अप्लाई करते हैं और काई स्क्वायर असल में हमें बताता क्या है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू मेजर द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, यानी कि टेस्ट दोज व्हिच आर अप्लाइड ऑन द सैंपल। यहाँ पे हमने रिलायबिलिटी के क्वेश्चंस पुट किए हैं, यहाँ पे हमारे पास क्रॉम्ब अल्फा की वैल्यू आ गई है, और जब हमने उसको ओके किया क्रॉम्ब अल्फा को तो हमारे पास ये वैल्यू आई थी 0.839। अब आप अकॉर्डिंग टू द टेबल डिसाइड योरसेल्फ वेदर इट इज अ गुड वैल्यू और वेदर इट इज अ बैड वैल्यू। इट इज अ गुड वैल्यू मींस कि you are these four questions are well constructed by the researcher, these are reliable, these are validated, right, because हमने validity कहाँ से ले ली, इस अप्रोच से, राइट। अब यहाँ पे SPSS की तमाम बातें जो हैं फिल वक्त खत्म होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो बहुत मेन यूज होता है दैट इज मैट लैब। मैट लैब बहुत ज्यादा कॉमनली यूज्ड है फॉर द सोशल साइंसेज, इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ होते हैं विच यू कैन सी इन योर ऑन योर स्क्रीन, कि आपके पास एक ग्राफ है और उसमें आप यू जस्ट पॉइंट आउट, ये आपको खुद शो कर रहा है, ठीक है, ये आपने खुद से बनाया नहीं है ये ग्राफ, यू जस्ट पुट द डेटा। इस तरह की इसकी शीट होती है, ठीक है, इस तरह की ये जो इसके पार्ट्स हैं ये ऐसे रन कर रहे हैं, और ये आपने यहाँ पे इसके जो है वो शीट्स को जमा किया हुआ होता है, ये आपको वैल्यू शो कर रही है। यहाँ पे आप लोग बहुत सारी चीज़ों को जो है ले सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि क्या क्या इसमें आप चीज़ें करने वाली हैं, आप वो कर सकते हैं। अच्छा, ये जो पॉइंट्स हुए हैं ना, आपका डेटा की जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं ये जो है वो प्लॉट हुए हैं, प्लॉटेड इन योर डेटा, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपका डेटा। और यहाँ पे जो फिगर्स हैं, अब आपको कैसे फिगर चाहिए, ये सारा इसके लिए हमें 3D चाहिए, ओरल चाहिए, सॉरी ऑक्टेन चाहिए, ऑक्टेन जो शेप होती है ऑक्टेन, हेक्सागोनल चाहिए, आप किस तरह भी चाहिए, ठीक है, जैसे भी आपका दिल चाह रहा है। तो उसमें कुछ चीजें आपने कुछ करनी है, प्रॉपर्टीज इसकी बस मेक श्योर दैट यू पुट द प्रॉपर्टीज वेल, यू पुट द प्रॉपर्टीज एक्यूरेट, तो फिर आपके पास वैसे ही रिजल्ट। ये मैट लैब की स्क्रीन है जी, ऐसी होती है, देख लें, ओपन सेव, ये तमाम वही बातें हैं। इफेक्ट आप बता देगा फौरन ही कि इफेक्ट इसका कितना है, यानी कि फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय द मिड पॉइंट ऑफ योर क्लास इंटरवल, तो आपके पास कुछ इफेक्ट आ जाती है। और ये फौरन ही करने वाली एक बात होती है, यानी कि क्लिक किया आपने और आपके पास तमाम चीजें आ रही है। रन आपने क्या करना है,
तमाम चीज़ें, होम है आपके पास, एप्स हैं, एडिटर है, पब्लिश है, व्यू है, व्यू में भी आपके पास वेरिएबल व्यू आ जाता है और डेटा व्यू आ जाता है, राइट। इसका लेआउट ऐसा होता है, जैसे आपने सेव करना है, प्लॉट्स हैं, आपने अपनी जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट ये जो हमने देखी थी ना वो प्लॉटिंग हुई थी न्यूमेरिकल वैल्यूज की, ठीक है। पब्लिश करनी है, व्यू आपने क्या करना है, डेटा को व्यू करना है कि वेरिएबल्स को व्यू करना है, यानी इट आल्सो हैज अ वैरायटी, ठीक है। न्यू वेरिएबल पुट करना है, ओपन वेरिएबल कौन सा करना है, क्लियर वर्क स्पेस कर लें, आपको नहीं चाहिए वर्क स्पेस जो है वो सेव करते हैं एंड यू कैन इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम समवेयर एल्स, ठीक है। इम्पोर्ट डेटा का क्या मतलब है, दैट यू कैन इम्पोर्ट योर पिक्चर्स, योर अटैचमेंट्स, आपके पास वो इसमें ही खुल जाएंगी, ठीक है। इसमें पुट नहीं होंगी ऑब्वियसली, लेकिन जब आप इसमें अपना कोई डाटा, फॉर एग्जांपल आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में एक डाटा सेट है अवेलेबल, तो आपने वो इंपोर्ट कर लिया और उसके साथ ही स्क्रीन के साथ ही वो स्प्लिट होगी and you can transfer those data values in your own data which you are using in your MATLAB, right? तो ये तमाम जो है इसके लेआउट हैं कि यू डिसाइड योरसेल्फ के लेआउट इसका आपको कैसे चाहिए, वेरिएबल यूज में आपने देखना है या उसको डाटा यूज में देखना है। तो यहाँ पे हमारी ये वाला टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। SPSS मैंने आपको डिटेल से इसलिए बताया है बिकॉज दिस इज कॉमनली यूज, this is the best package considered for the social sciences for your research, इसलिए हम लोगों ने इसको सेलेक्ट किया, इसलिए हम लोगों ने इसको डिटेल से सेलेक्ट किया। द अदर्स आर आल्सो गुड, ये जो हमारे नंबर 1 पे हमने बताए हुए ना, द अदर्स आर आल्सो गुड बट दे आर नॉट प्रैक्टिस्ड इन द वाइड अमाउंट, ये ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किए जाते, ज़्यादातर प्रैक्टिस ये किया जाता है क्यों, क्योंकि ये लेटेस्ट है और इसके लेटेस्ट वर्जन अपडेटेड रहते हैं, 25 वर्जन इसके आ चुके हैं और हर वर्जन में कोई ना कोई चीज़ जो है, कोई ना कोई वैरायटी एडिड होती है। तो और ये सबसे नीचे जो है मिनी टैब है, इसमें ऑब्वियसली ऑप्शंस आपके पास बहुत कम होते हैं, ग्राफ पैड प्रिज्म भी है, ये भी आप इंटरनेट से यू कैन सर्च ऑल दीज, ठीक है, हाउ आर दीज इन वर्किंग, बट you will get to know after searching the characteristics of them that SPSS is the best one and it is considered as the most accurate package for the analysis of your data। तो इस तरह हम अपने डाटा को एनालिसिस करते हैं, अपने डाटा को एनालाइज करते हैं, हमें एक वैल्यू की तलाश होती है जो कि हम टेस्ट से फाइंड आउट करते हैं, या हमें एक ऐसी बात की तलाश होती है, टेबल की तलाश होती है जो हमें बताता है कि इतना सारा जो हमने डाटा कलेक्ट किया है हम उसके ऊपर आंसर कैसे करेंगे। तो अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द टूल्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यू शुड नो दिस, ठीक है। या फिर आपके पास कोई ऐसी बात आ सकती है कि कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल या आप अप्लाई करेंगे, अगर आपके पास ये वाला वेरिएबल है, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, तो ये बातें आपको पता आनी चाहिए। एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन इंशाल्लाह इसमें से नहीं आएगा, ना ये आ सकता है, लेकिन ये बातें आपको बस जो है आपकी नॉलेज में होनी चाहिए कि ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं जो कि हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल में क्या बातें हैं यूज़ कर सकते हैं, एक्सेल तो आप लोगों को बहुत कॉमन होगा, आप लोगों ने यूज़ किया हुआ भी होगा एंड इट इज़ वेरी कॉमनली प्रैक्टिस्ड इन द सोसाइटी। So this is the session. We are going to end the session inshallah over here. And if you have any questions related to this one, related to any of the things which we studied earlier, आपको कुछ नहीं समझ आया तो do let me know. Inshallah, I will see you in the next session. Take care of yourselves. Allah Hafiz.